हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 10 है दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, या जिसको हम शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे ने क्या किया होगा, जीएसटी कभी ना कभी आपने सुना होगा, समझा होगा, ठीक है। तो आज मैं आपकी जो जीएसटी से रिलेटेड जो आपकी नॉलेज है, जितना आप जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, यानी कि जीएसटी से रिलेटेड जो आपकी नॉलेज है उसको इन्हेंस करना चाहूँगा। और ये वीडियो जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए, या फिर किसी भी स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा हो, या फिर वो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम का बच्चा हो, या फिर वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा हो, या अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई ग्रेजुएशन में बीबीए या बीकॉम कर रहा है, तो इन सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। स्पेशली क्लास 11th के जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनको जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटिंग करनी है, मतलब कि जर्नल एंट्री करनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जीएसटी से रिलेटेड आपको रिकॉर्डिंग यानी कि जर्नल एंट्री करनी है। तो अगर आप जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री पर बहुत अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और हाँ, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आज टोटल इंट्रोडक्शन यानी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर करूंगा, ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर थ्योरी हम क्या करेंगे पढ़ के, अकाउंट्स में तो सब प्रैक्टिकल आता है। तो नहीं गाइस, देखो, प्रैक्टिकल होता है लेकिन उसके लिए आपको उसकी थ्योरी भी आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको थ्योरी नहीं पता है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप फिर जर्नल एंट्री या फिर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उसको करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होंगी, ठीक है। तो ये वीडियो आप बहुत ही पेशेंस रख करके आप सुनिए और मेरी बातों को समझिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको क्या करना है, बहुत ही पेशेंस करके आपको मेरी वीडियोस को देखनी है और मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है, ठीक है। एक एक चीज़ मैं आज आपका क्लियर कर दूंगा जीएसटी से रिलेटेड या उसकी जो थ्योरी है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखो, आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं गाइस। यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी का फुल इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मीनिंग ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, जीएसटी के आने से क्या क्या एडवांटेजेस हुआ, या फिर टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं इंडिया में, ठीक है। इन सारे टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए, जीएसटी वर्ड, ये जो जीएसटी शब्द है गाइस, ठीक है, जीएसटी को समझने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, ठीक है। देखो, जीएसटी बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती, ये बताओ, ठीक है। जैसे आप सड़कों पर चलते हो, पुलिस की सिक्योरिटी में रहते हो, हाईवेज पर चलते हो, ठीक है, वहाँ बॉर्डर पर आर्मी खड़ी होती है आपकी सेवा में, ठीक है, आपकी सुरक्षा के लिए। कितने सारे सरकारी बैंक्स हैं जिनका आप बेनिफिट लेते हो, कितने सारे सरकारी दफ्तर हैं जिनका आप बेनिफिट लेते हो, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनका आप बेनिफिट लेते हो, है ना। एमसीडी होती हैं शहरों में अगर आप कभी शहर में गए होंगे तो शहरों में आपने देखा होगा, सुबह कचरे वाली गाड़ी आती है ना, जो बोलती है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो तुमसे कोई पैसे तो लेती नहीं है ना। सरकार की इतनी सारी सेवाओं का हम बेनिफिट लेते हैं, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार के प्रति, ठीक है भाई। हम इस देश में रहकर, इस सरजमी पर रहकर पैसा कमाते हैं, है ना, बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट कमाते हैं, या फिर हम किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं तो वहाँ से हमें सैलरी अर्न होती है, यानी किसी भी माध्यम से हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार के प्रति कि सरकार को हम भी कुछ पैसा दें। आप खुद बताओ, सरकार खुद इतने सारे काम कैसे करेगी भाई। पुलिस को जो सैलरी मिल रही है या किसी भी सरकारी विभाग में जो सैलरी बांटी जा रही है, उसका पैसा सरकार को पास कहाँ से आएगा। क्या सरकार के पास कोई पेड़ है पैसे का, तो पेड़ों का तो पैसा होता नहीं है। या सरकार कोई अपना कोई बिजनेस कर रही है क्या, मोदी जी कोई कपड़े की दुकान की है क्या कि उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उससे सैलरी बांटी जा रही है जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, नहीं, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो सरकार का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है टैक्स। क्या होता है, टैक्स, टैक्स यानी कर। आपने सुना होगा एक वर्ड, आयकर विभाग, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये जो टैक्स है ये किसी भी देश के इंडिविजुअल से वसूला जाता है, ठीक है। और जो टैक्स हम वसूल करते हैं
ठीक है। जो टैक्स हम वसूलते हैं, हम का मतलब गवर्नमेंट जो टैक्स किसी भी देश के इंडिविजुअल से जो वसूलती है वो दो प्रकार के से वसूलती है, ठीक है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स यानी कि डीटी, और एक आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि आईटी, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि टैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ मीनिंग ऑफ टैक्स, ठीक है। तो देखो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है इसको समझाने के लिए। एक पहला है फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स का क्या मतलब होता है, या फिर फ्रॉम टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर टैक्स पेयर यानी जो टैक्स की पेमेंट करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है टैक्स इज रेवेन्यू, टैक्स के लिए क्या है, एक रेवेन्यू है, एक इनकम है फॉर द गवर्नमेंट, इट इज यूटिलाइज्ड आर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर वेलफेयर। और ये जो रेवेन्यू होता है टैक्स के माध्यम से, गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू जो भी पैसा आता है उसे गवर्नमेंट के लिए क्या बोला जाता है, रेवेन्यू। और ये जो रेवेन्यू होता है इसका यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट कहाँ करती है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है ना। पब्लिक क्या करती है, वेलफेयर के लिए करती है। पब्लिक जो है, जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए सड़कें बनाती है, हाईवेज बनवाती हैं, हॉस्पिटल्स बनवाती हैं, गवर्नमेंट स्कूल बनवाती हैं ना। तो इन सारी जगहों पर वो पैसा खर्च किया जाता है, यानी कि पब्लिक का वेलफेयर करने के लिए ये सारा रेवेन्यू खर्च किया जाता है। तो ये तो हो गया टैक्स का मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करें टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टैक्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट। सर टैक्स कंपलसरी पेमेंट है यानी कि हमें भी पेमेंट करना है, तो बच्चे नहीं, आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि टू विच द गवर्नमेंट अंडर एन एक्ट, ठीक है, पब्लिक, सॉरी ये पब्लिक नहीं है, बस यहीं तक, अंडर एन एक्ट, यानी गवर्नमेंट उन्हीं इंडिविजुअल से पैसा लेती है, ठीक है, जिनकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होती है। और कोई भी पैसा गवर्नमेंट तभी ले सकती है जब वो किसी भी एक्ट के थ्रू लीगल होता है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी बंदा जो है कहीं पर भी हफ्ता वसूली, जैसे आपने पहले सुना होगा है ना, जो बदमाश लोग होते थे वो क्या करते थे, हफ्ता वसूली करते थे, अपनी गुंडागर्दी दिखाते थे है ना, जिससे मन चाहे जैसे चाहे टैक्स वसूल करते थे। तो नहीं, अब ऐसा कोई नहीं कर सकता। टैक्स लिया जाता है हाँ ठीक है, लेकिन लीगली तरीके से गवर्नमेंट लेती है, और उन पर्सन से या उन इंडिविजुअल से लिया जाता है जिनकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसका पूरा एक सिस्टम होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मुझे तो बस आपको उतना ही पढ़ाना है टैक्स के बारे में जितना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। बाकी अगर आपको टैक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो आप जब सीए करोगे या फिर ग्रेजुएशन करोगे, इनकम टैक्स पढ़ोगे, तो वहाँ आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना समझ में आया टैक्स का मतलब क्या होता है। तो गवर्नमेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो टैक्स क्या है, एक रेवेन्यू है, और इस रेवेन्यू का इस्तेमाल गवर्नमेंट किसके लिए करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है। और टैक्स पेयर के लिए कंपलसरी पेमेंट होता है, ठीक है। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, अगर उसकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा है तो उसको हर हाल में टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेगा तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगा दी जाएगी, ठीक है। और जो भी टैक्स गवर्नमेंट लेती है वो किसी ना किसी एक्ट के थ्रू लेती है। जैसे एक होता है इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग एक्ट बने हुए हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक है। इलीगल तरीके से कभी भी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से टैक्स नहीं लेती। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स की, यानी कि टैक्स के कितने टाइप होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है गवर्नमेंट का वो होता है टैक्स। और ये जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट दो तरीके से लेती है। एक जो तरीका होता है, देखो यहाँ पे लिखा है देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स इन इंडिया, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट हमसे या फिर आपसे डायरेक्टली टैक्स का पेमेंट लेती है, ठीक है। यानी देखो एक वर्ड होता है, ध्यान से सुनो, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। एक वर्ड होता है लेवीड, क्या होता है, लेवीड, या इसको लेवाइड भी पढ़ा जाता है, सॉरी। और एक वर्ड होता है बर्डन, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको सारी चीज़ें बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। देखो अगर कभी भी कोई भी टैक्स जो कि लेविड किया जाता है, लेवाइड का मतलब होता है लगाना, जिस पर्सन के ऊपर लगाया जा रहा है मतलब कि इम्पोज किया जा रहा है, अगर उसका पेमेंट, ठीक है, यानी उसका बर्डन उसी सेम पर्सन पर आ रहा है। जैसे मान लो मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मुझे सैलरी मिलती है, ठीक है, तो मैंने सैलरी कमाया, अब सरकार क्या करेगी, मेरी सैलरी पर टैक्स लगाएगी, ठीक है। तो अब देखो मेरी सैलरी पर उसने, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लगाया, यानी कि लेवाइड किया, इम्पोज किया, और उस सैलरी पर जो भी टैक्स बनता है उसका पेमेंट हम डायरेक्टली करते हैं किसको, गवर्नमेंट को। यानी
हमारी सैलरी है, हमने कमाया है, हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और उसका बर्डन भी हमारी जेब पर आ रहा है, मतलब उस टैक्स का पेमेंट हम खुद कर रहे हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि इसमें जो लेवाइड होता है मतलब लगाया किसी और के ऊपर जाता है और बर्डन किसी और के ऊपर आता है। जैसे इसका एग्जांपल होता है जीएसटी। जब आप किसी भी शॉपकीपर के यहाँ जाते हो सामान खरीदने, तो जो भी गुड्स आप परचेज करते हो उस गुड्स में एक तो गुड्स की कॉस्ट होती है, प्लस उसमें जीएसटी भी ऐड होता है। जीएसटी भी एक तरह का क्या है? टैक्स है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन क्या वो जीएसटी का पैसा आप डायरेक्टली सरकार को देते हो या शॉपकीपर को पहले आप पे करते हो और शॉपकीपर फिर गवर्नमेंट को देता है? तो नहीं। तो यहाँ क्या होता है कि आप जो भी जीएसटी का पैसा होता है वो दुकानदार को देते हो, यानी कि शॉपकीपर को देते हो, और फिर शॉपकीपर उस टैक्स को अपने पास नहीं रखता, वो उसको गवर्नमेंट के पास जमा करा देता है। यानी उसका जो अल्टीमेट जो बर्डन होता है, जो भार होता है, वो हमारी जेब पर ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो हमारी जेब से कैसे जाता है? इनडायरेक्टली जाता है, मतलब शॉपकीपर के माध्यम से वो पैसा सरकार के पास जाता है। तो एक तरीका होता है कि सरकार जिस पर्सन पर टैक्स लेवाइड कर रही है, इम्पोज कर रही है, बर्डन भी उसी सेम पर्सन के ऊपर आता है। लेकिन अगर लेवाइड किसी और पर और बर्डन किसी और पर, यानी डिफरेंट पर्सन होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, ठीक है। आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डायग्राम है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो लिखा है डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, फिर ठीक है। नीचे लिखा है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझाया है डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है टैक्स बर्डन एंड पेमेंट बाय सेम पर्सन, यानी अगर किसी भी टैक्स का जो बर्डन है, ठीक है, जो बर्डन है और जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, यानी कि जिसके ऊपर लगाया गया वही उस टैक्स का पेमेंट करेगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, जैसे मान लो ये एक सैलरीड पर्सन है, ये एक सैलरीड पर्सन है, तो इसको क्या करना होगा? अपनी सैलरी पर इसको टैक्स देना होगा, तो इसे टैक्स पेयर पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैक्स पेयर पर्सन, यानी ये टैक्स को पे करने वाला है। और नीचे लिखा हुआ अर्निंग सैलरी या फिर इनकम, यानी ये जो बंदा है अगर ये कोई भी अर्निंग करता है सैलरी के फॉर्म में या अदर कोई इनकम अगर ये अर्न करता है, तो ये क्या करता है? अगर ये मतलब सरकार इसकी उस इनकम पर, यानी ये पर्सन जो भी इनकम या सैलरी जो भी अर्न किया, अगर उस पर सरकार टैक्स लगाती है और उस टैक्स का पैसा, देखो ये अपनी जेब से क्या कर रहा है, मान लो इसने सैलरी कमाया, तो इसने जो भी सैलरी कमाया उस सैलरी पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और ये टैक्स का पैसा ये डायरेक्टली क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को पे कर दे रहा है ना। ये देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दिख रहा है ना आपको, तो गवर्नमेंट को ये डायरेक्टली क्या कर रहा है? पे कर दे रहा है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। समझ में आया? यानी कि अगर आपने कोई भी इनकम अर्न किया या आपने कोई भी सैलरी अर्न किया और सरकार ने आपके ऊपर टैक्स लगाया, और जो भी टैक्स लगाया उसका अमाउंट आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्या हमें जाना पड़ता है सरकार के पास? तो नहीं गाइस, सरकार का कोई भी ऑफिसर आता है आपके पास या फिर ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया, तो आप ऑनलाइन क्या करते हो? डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है उस पर जा करके आप टैक्स का पेमेंट कर देते हो। समझ में आ गया? तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से सुनना, मान लो इस इंसान ने क्या किया? सैलरी कमाया, सैलरी कमा करके इसके बाद जो भी सैलरी कमाया उस पर इसने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं, ठीक है। देखो डायरेक्ट टैक्स का एक ही एग्जांपल होता है, इनकम टैक्स होता है। तो किसी भी सैलरीड पर्सन पर जो टैक्स लगाया जाता है और वो सैलरीड पर्सन जो भी टैक्स की पेमेंट करता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स, यानी कि इनकम पर लगने वाला टैक्स, ठीक है। तो वो डायरेक्टली क्या करता है? गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है। अब इस भाई साहब ने क्या किया? जो भी सैलरी कमाया उस सैलरी पर इसने टैक्स दे दिया, लेकिन उसके बाद जो पैसा इसके बचेगा, ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी सैलरी टैक्स में चली जाएगी। मान लो अगर किसी भी पर्सन की इनकम 1,00,000 सैलरी है और उस पर 10% का टैक्स लग गया, तो 10,000 तो वो गवर्नमेंट को दे देगा, लेकिन 90,000 रुपये अभी भी तो इसके पास बचेगा। तो अब ये भाई साहब क्या सोचेंगे कि चलो यार अब तो हमने टैक्स दे दिया, अब हम फ्री हैं, अब जो 90,000 रुपया बचा उसको चलते हैं उड़ाते हैं, ठीक है। तो इस भाई साहब ने कहाँ गया? एक शॉपकीपर के पास गए, और देखो ये शॉपकीपर के पास गए, तमाम सारी चीज़ें इसने परचेज़ किया, ठीक है। यानी कि ये कस्टमर है, अब ये कस्टमर बन गया और इसने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ किए। याद रखना, जब हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आती हैं। मतलब अगर आप कोई भी टेंजिबल चीज़ परचेज़ करते हैं तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, या फिर कोई सर्विस आप लेते हैं तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो चाहे आप गुड्स परचेज़ करो या आप कोई सर्विस रेंडर कर सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इस भाई साहब ने क्या किया? देखो आराम से खूब सारा सामान परचेज़ कर रहे हैं इस दुकानदार से, है ना। फिर शॉपकीपर क्या कर रहा है? इनसे टैक्स कलेक्ट करता है। मान लो इसने जितना भी सामान खरीदा,
ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये जो सामान इन्होंने ख़रीदा है, मान लो इन सारे सामान की कीमत है 1000 रुपया, ठीक है, और 10% उसमें मान लो जीएसटी का है, तो 10% का मतलब कितना हो गया 100 रुपया। तो इस इंसान को कितना पेमेंट करना पड़ेगा 1010 रुपया, ठीक है। तो 1010 रुपया ये जो शॉपकीपर को पे किया गया, किसने पे किया, कस्टमर ने पे किया। अच्छा 1010 में जीएसटी कितना है 10%, 10% का मतलब होता है 100, है ना, एक ये आएगा 1100 आएगा, सॉरी ये 1100 आएगा। तो इस 1100 में 100 रुपया किसका अमाउंट है, जीएसटी का जुड़ा हुआ है। तो ये जीएसटी का पैसा किसको पे कर रहे हैं, इस शॉपकीपर को पे कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 100 रुपया इन्होंने टैक्स लिया जीएसटी के फॉर्म में, क्या ये अपने पास रख लेंगे, तो नहीं, ये अपने पास नहीं रखेंगे। ये जो 100 रुपया टैक्स के फॉर्म में यानी कि जीएसटी के फॉर्म में लिए हैं इस कस्टमर से, वो 100 रुपया ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो कस्टमर है जो जीएसटी का पेमेंट कर रहा है, क्या वो डायरेक्टली सरकार को पे कर रहा है, नहीं, वो क्या कर रहा है, वो पेमेंट किसको कर रहा है, पहले वो शॉपकीपर को कर रहा है जहाँ से उसने गुड्स परचेज किया था, फिर वो शॉपकीपर क्या करता है, जो गवर्नमेंट है उसके पास जमा करवाता है। यानी टैक्स लगाया किसके ऊपर गया, इम्पोज किसके ऊपर हुआ, तो इस पर्सन के ऊपर यानी कि कस्टमर के ऊपर। लेकिन टैक्स को पे करने का बर्डन किसके ऊपर रहता है, तो वो शॉपकीपर के पास रहता है। यानी यहाँ पे दो डिफरेंट पर्सन है, लगाया किसी और के ऊपर जाता है और टैक्स की पेमेंट कोई और करता है। देखो टैक्स इम्पोज किसके ऊपर होता है, कस्टमर के ऊपर, ठीक है, यानी हमारे ऊपर, आपके ऊपर। लेकिन उस टैक्स की पेमेंट यानी कि जो जीएसटी का अमाउंट होता है उसका पेमेंट कौन करता है, तो वो पेमेंट करने की जिम्मेदारी शॉपकीपर यानी दुकानदार की होती है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो बर्डन आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है, कस्टमर के ऊपर ही आ रहा है। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली सरकार के पास जाता है। पहले वो टैक्स का पैसा शॉपकीपर के पास जाएगा, फिर शॉपकीपर उसे सॉरी गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स के केस में यहाँ आप देख रहे थे क्या हो रहा था, जो इंसान इनकम कमा रहा था उसी के ऊपर टैक्स भी इम्पोज किया गया, मतलब लगाया गया, और वही इंसान डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा पे कर रहा है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जब किसी इंडिविजुअल पर, ठीक है, जिस टैक्स का मतलब जो टैक्स इम्पोज किया जाए और वही बंदा उसको पेमेंट भी करे, मतलब सेम पर्सन जिसके ऊपर बर्डन भी आता है, लिवाइड भी, दोनों सेम पर्सन होते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर टैक्स लगा किसी और के ऊपर यानी कि कस्टमर के ऊपर इम्पोज किया गया, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है उस टैक्स को, ठीक है, गवर्नमेंट के पास, तो वो कर रहा है शॉपकीपर। तो इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, हमारे ही ऊपर आ रहा है, लेकिन पे कौन कर रहा है, लाइबिलिटी, मतलब पे करने की लाइबिलिटी किसके पास है, तो वो शॉपकीपर के पास है। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ देखो ऊपर लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स में करा कि टैक्स बर्डन एंड पेमेंट बाय डिफरेंट पर्सन, ठीक है। यानी यहाँ देखो लगाया किसके ऊपर जाता है, कस्टमर के ऊपर, लेकिन पेमेंट कौन करता है, शॉपकीपर। तो यहाँ दो डिफरेंट पर्सन होते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि सेम पर्सन होते हैं, मतलब जिसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा वही बंदा क्या करेगा, उसका पेमेंट करेगा, मतलब बर्डन भी उसी के ऊपर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है आपका इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ठीक है। तो ये सारे टैक्स किसके एग्जाम्पल हैं, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज़ इम्पोज्ड, यानी जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, ठीक है, वही बंदा डायरेक्टली क्या करता है, गवर्नमेंट को पे करता है टैक्स की। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। अच्छा इधर आ जाओ, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में तो देखो इसमें होता है जीएसटी होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, सर्विसेज टैक्स जो पहले लगा करता था अब नहीं लगता है। तो ये सारे जो टैक्स हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ कह रहा है कि कलेक्टेड बाई एन इंटरमीडियरी यानी कि सेलर, यानी इस टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो कौन करता है, एक इंटरमीडियरी करता है यानी कि सेलर करता है, एंड पेड टू द गवर्नमेंट, और फिर वो गवर्नमेंट को पे करता है। बर्डन इज शिफ्टेड टू द फाइनल कंज्यूमर, लेकिन जो टैक्स का बर्डन है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर आता है, वो फाइनल कंज्यूमर यानी जो कस्टमर होता है उसी के ऊपर आता है। भाई जीएसटी का जो बर्डन है वो अल्टीमेटली हमारे और आपके ऊपर ही तो आता है। हाँ वो अलग बात है कि हम टैक्स की पेमेंट किसको करते हैं, शॉपकीपर को, और शॉपकीपर फिर क्या करता है, गवर्नमेंट को पैसा पेमेंट करता है। लेकिन अल्टीमेटली जो उसका बर्डन है, जो उसका बोझ है, वो कस्टमर के ऊपर ही आता है, ठीक है। तो आई होप आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए इसके बाद और भी कुछ हम कंपैरिजन देखते हैं। यहाँ पे लिखा बेसिस ऑफ कंपैरिजन, यानी कुछ बेसिस पर और हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हु बियर्स द बर्डन। तो डायरेक्ट टैक्स में देखो कह रहा सेम पर्सन हु पेज द टैक्स, यानी
जिस पर्सन के ऊपर इम्पोज किया गया बर्डन भी उसी पर्सन के ऊपर आएगा, मतलब सेम पर्सन होगा जिसके ऊपर इम्पोज होगा और वही क्या करेगा, पेमेंट भी करेगा सरकार के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स में कह रहा है कि डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द वन हु पेज द टैक्स। यहाँ पे देखो टैक्स पेमेंट करने वाला गवर्नमेंट को दूसरा पर्सन होता है और जिसके ऊपर लगाया जाता है वो दूसरा पर्सन होता है। देखो कैश जो कस्टमर होता है उसके ऊपर लगाया जाता है, मतलब इम्पोज किया जाता है, लेकिन टैक्स के पेमेंट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट तक किसकी होती है, शॉपकीपर की होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट पर्सन होते हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट पर्सन होते हैं। समझ में आ गया। चलो इसके बाद दूसरा डिफरेंस है, कह रहा कैन द बर्डन बी शिफ्टेड। तो यहाँ देखो डायरेक्ट टैक्स में लिखा है कैन नॉट बी शिफ्टेड, कभी भी इनकम टैक्स यानी जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम सैलरी कमाते हैं, ठीक है, मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है और मेरे ऊपर टैक्स लगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी टैक्स है, ठीक है, वो सामने वाले से ले लीजिए, मेरे पड़ोसी से ले लीजिए। तो मैं अपने टैक्स का जो शिफ्ट, क्या मैं अपने टैक्स को शिफ्ट कर सकता हूँ किसी अदर पर्सन पर, ठीक है, तो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि हम अपना जो टैक्स होता है उसका बर्डन हम दूसरे पर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ये जो शॉपकीपर है, ये जो शॉपकीपर है, जब ये सामान खरीद के कहीं से लाते हैं तो इनके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन वो टैक्स को वो उस टैक्स की पेमेंट वो पता किससे ले लेते हैं, कस्टमर से ले लेते हैं। मतलब जो बर्डन इनके ऊपर आने वाला था वो बर्डन किस पर डाल दिया जाता है, कस्टमर के ऊपर डाल दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कैन बी शिफ्टेड, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम कभी भी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो जिस पर, देखो डायरेक्ट टैक्स की सबसे खास बात यही होती है कि जिस पर्सन पर वो लगाया जाएगा वही पर्सन उसको पेमेंट करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की खास बात क्या है, जिस पर्सन पर वो लगता है पेमेंट कोई और करता है, लगाया जाता है कस्टमर के ऊपर, लेकिन पेमेंट कौन करता है, शॉपकीपर करता है। तो 2 डिफरेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद नीचे लिखा हुआ मोड ऑफ पेमेंट, तो यहाँ लिखा मोड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ लिखा पे टू द इंटरमीडियरी हु पेज द गवर्नमेंट। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटरमीडियरी होता है यानी कि जो शॉपकीपर होता है पहले उसको पेमेंट करते हैं, फिर वो जो शॉपकीपर होता है, जो इंटरमीडियरी होता है, वो गवर्नमेंट तक पहुँचाता है, ठीक है। चलो इसके बाद है इंसिडेंट ऑफ टैक्स, तो ऑन इनकम एंड वेल्थ टैक्स, ठीक है। देखो इनकम टैक्स ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट टैक्स का है, बाकी सारे जो टैक्स है ना वो अब रिमूव कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ वैसे वेल्थ टैक्स भी लिखा हुआ है, पहले हुआ करता था अब नहीं लगता, सिर्फ इनकम टैक्स ही एक एग्जाम्पल है जो किसके एग्जाम्पल होता है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है। अच्छा जो मतलब डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे लगता है ना, या पहले वेल्थ पे लगा करता था, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बताऊं अब वेल्थ पर नहीं लगता, ठीक है, सिर्फ इनकम पर ही लगता है। तो इनकम पर लगने वाला टैक्स क्या है, इनकम टैक्स, जो किसका एग्जांपल है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। सर जीएसटी किस पे लगता है, तो ये लिखता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, यानी अगर आप कोई भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं या कोई भी सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं जीएसटी, ठीक है। चलो इसके बाद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में देखो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया। तो वेल्थ और गिफ्ट टैक्स इस पर पहले लगता था, अब नहीं लगता है, ठीक है। चलो इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी भी अभी लगता है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स जो पहले लगता था अब नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। नीचे लिखा हुआ नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। देखो डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर होता है ना वो प्रोग्रेसिव होता है या फिर प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उसके ऊपर टैक्स भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर मान लो 10% का टैक्स है, तो आपको 10,000 देना पड़ेगा। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। लेकिन अगर आपकी सैलरी 5 लाख है और आपके ऊपर भी 10% टैक्स है तो आपका टैक्स कितना बना, 50,000 बना। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होती है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन उतना ज़्यादा पड़ता है। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है यानी जो जीएसटी होता है ये मोस्टली रिग्रेसिव होता है, ठीक है। मतलब आपकी इनकम ज़्यादा हो कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके ऊपर सेम टैक्स होता है। जैसे मान लो एक कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज़ करें, मान लो हमने टाटा नमक परचेज़ किया और मान लो हम बहुत गरीब हैं, तो उस पर मान लो जो टैक्स है, जो जीएसटी है वो है 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया। तो हमारी जेब से 1 रुपया जाएगा जीएसटी के फॉर्म में। लेकिन मान लो वही टाटा नमक जो अरबपति है, ठीक है, उसने भी खरीदा, तो क्या उसको 1 रुपये से ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा,
वो भी तो सेम अमाउंट में पेमेंट करेगा, मतलब 1 रुपया वो भी टैक्स का पेमेंट करेगा। तो जो जीएसटी होता है जो किसी गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, वो वेरी नहीं करता कि कौन इंसान बड़ा है, मतलब किसकी इनकम ज़्यादा है किसकी इनकम कम है, सबको बराबर अमाउंट में देना पड़ता है। कोई बहुत बड़ा आदमी है तो भी वो सेम अमाउंट में टैक्स की पेमेंट करेगा, कोई बहुत छोटा इंसान है गरीब है, ठीक है, तो उसको भी उतना ही बर्डन झेलना पड़ेगा। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो याद रखना, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो मोस्टली रिग्रेसिव इन नेचर का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ की पॉइंट लिखे हुए हैं। कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स इज विजिबल। डायरेक्ट टैक्स विजिबल होता है जिसको हम देख सकते हैं, एंड फिल्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और उसको फील भी कर सकते हैं जब हम टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं। किसको? डायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, लेकिन कह रहा कि इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट विजिबल एंड इज यूजुअली इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है यानी कि जो जीएसटी होता है वो जल्दी विजिबल नहीं होता। ठीक है, वो दिखता नहीं है और उसको हम फील भी नहीं जल्दी कर पाते। ठीक है, कि कितना हम टैक्स दे रहे हैं। जैसे कि जीएसटी हो गया, अब किसी भी गुड्स में जो जीएसटी का प्राइस होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, उसका पेमेंट हम करते हैं तो हमें फील भी नहीं होता। हम आराम से डेली क्या करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक हम बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो परचेज करके लाते हैं, हम टैक्स की पेमेंट करते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है जो हमारी जेब से ही जाता है डायरेक्टली, ठीक है, ये हमको पता चलता है कि हमने कितना पेमेंट किया टैक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये है ओवरऑल पूरा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में जो डिफरेंस है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं, अब समझते हैं मीनिंग ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी का मतलब समझते हैं। ठीक है, जीएसटी का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको सर्विस नहीं सर्विसेज कर लेना। सर्विसेज टैक्स या जिसको शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं, इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है, तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे इंडिया में जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्स लगा करते थे जो कि इनडायरेक्ट नेचर के थे। जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी थी वो टैक्स लगाती थी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाती थी। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ये एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। एक्साइज ड्यूटी कब लगता था, जब कोई भी मैन्युफैक्चरर गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करता था तो उस पर क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था। फिर सर्विस टैक्स, अगर कोई भी प्रोड्यूसर सर्विस देता था, सर्विस प्रोड्यूस करता था तो उसको सर्विस टैक्स देना पड़ता था। सेंट्रल स्टेट टैक्स होता था, और इसके बाद एक होता था आपका ऑक्ट्राई, परचेज टैक्स, वैट जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, इसके अलावा अदर भी कुछ टैक्स थे। ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते थे। तो बहुत सारे टैक्स को गवर्नमेंट ने क्या किया, मर्ज कर दिया। सारे टैक्सेस को, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया देश में, जीएसटी। इसीलिए आपने एक वर्ड सुना होगा, एक लाइन सुना होगा, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, यानी जब से जीएसटी आया तो इस जीएसटी के आने से क्या हुआ, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे उन सारे टैक्स को ये रिमूव कर दिया। ठीक है, और देश में सिर्फ एक टैक्स बन गया, क्या, जीएसटी। ठीक है, इसलिए बोला जाता है वन नेशन वन टैक्स। हाँ, अभी भी एक आध दो टैक्स हैं जैसे कि कस्टम ड्यूटी हो गया जो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उसको जीएसटी ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जीएसटी है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी जीएसटी में जो बहुत सारे टैक्स लगा करते थे पहले उन सबको कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया। ठीक है, सबको इंक्लूड करके एक टैक्स बना दिया गया, तो इसीलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। आगे कह रहा कि लेवाइड, जो लगाया जाता है यानी कि चार्ज किया जाता है एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। इसके प्रिस्क्राइब्ड रेट होते हैं। ठीक है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, है ना, 5 रेट होते हैं जो अलग अलग गुड्स पे लगते हैं। तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा कि किस गुड्स पे 0% लगता है, यानी जो एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, है ना, जिनके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है, तो उन पे टैक्स ही नहीं लगता, है ना। कुछ जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारे यूज़ नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे पैकेट वाला दूध हो गया, ठीक है, पैकेट वाला आटा हो गया, तो इन सब पे थोड़ा सा 5% का टैक्स लगता है। ठीक है, ऐसे लग्जरी जो गुड्स होते हैं उस पर 28% का लगता है। ठीक है, टोबैको हो गया। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और सुनना, पेट्रोलियम और एल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेट्रोलियम और एल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगता क्योंकि उस पर अलग से टैक्स होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टैक्स ही नहीं लगता, लगता है लेकिन जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, बाकी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदे और बेचे जाते हैं उन सभी पर जीएसटी होता है। ठीक है, चलो इसके बाद कह रहा है प्रिस्क्राइब रेट ईच टाइम द सेल इज मेड। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाएगा, ठीक है, याद रखना, चाहे गुड्स हो या फिर सर्विसेज, तो बाई टैक्स पेयर,
तो उसे टैक्स पेयर क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा उस पर, ठीक है। लेकिन याद रखना रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सर इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो, देखो जो जीएसटी का पैसा होता है ना वो हर किसी से नहीं लिया जाता, सॉरी हर कोई नहीं वसूल सकता, हर कोई नहीं ले सकता। जैसे मान लो आपकी जेब में 20 रुपये है और आप गए गोलगप्पे खाने, तो आप गोलगप्पे खाए तीखे तीखे, ठीक है, 5-10 खाए, या फिर आपने चाट खाया, समोसा खाया, तो कभी आपने देखा है कि वो गोलगप्पे वाला या वो जो चाट वाला है, समोसे वाला, वो आपसे जीएसटी मांगता है? नहीं, वो ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी का पैसा वसूल करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं बिजनेसमैन को है जो जीएसटी के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है, अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखे हैं। तो याद रखना कभी गोलगप्पे वाला अगर आपसे जीएसटी मांगने लग जाए तो आप दे मत देना, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड होना पड़ता है जीएसटी लेने के लिए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। तो जीएसटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो मैं आपको पहले से ही समझा चुका हूँ। प्रिस्क्राइब रेट से लगाया जाता है। कब लगाया जाएगा? जब भी सेल होगी, ठीक है, किस चीज़ की, या तो गुड्स की या फिर सर्विसेज की, ठीक है। और वही बंदा जीएसटी को कलेक्ट कर सकता है जो क्या है, रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंदर, ठीक है। चलो इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आप जीएसटी का मतलब समझते हैं, मतलब जीएसटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा कि इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव कैसे है? क्योंकि ये बहुत सारे टैक्सेस को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है जब से जीएसटी आ गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कह रहा इट कैन बी कलेक्टेड यानी कि चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, यानी जीएसटी का पैसा वही बिजनेसमैन कलेक्ट कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, है ना। इसके बाद है नेक्स्ट, इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब समझो क्या होता है वैल्यू एडेड। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है जिसने 100 रुपये का सामान खरीदा या फिर बनाया और उसको वो बंदा 120 रुपये में बेच रहा है और 10% मान लो जीएसटी वो चार्ज करना चाहता है, जो बिजनेसमैन है वो 10% का जीएसटी चार्ज करना चाहता है। तो आप मुझे बताओ 10% किसका, 100 का या 120 का? 120 का वो आपको सामान बेचेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, वो 120 रुपये का 10% निकालेंगे। तो 120 रुपये का 10% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 12 रुपये आएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर हम तो 100 रुपये पे कैलकुलेट करेंगे, तो 100 रुपये का 10% कितना आएगा, 10 रुपया। तो नहीं, दोनों जवाब आपका गलत है। ये एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है। देखो जो बिजनेसमैन था या जो मैन्युफैक्चरर था जिसने 100 रुपये का सामान खरीदा या बनाया, उसने बेचा कितने में, 120 में। तो वैल्यू एडिशन कितना किया सर, 20 रुपये का। तो जितना उसने वैल्यू एडिशन किया है उस अमाउंट पर जीएसटी लगाया जाता है। तो 20 रुपये का 10% अगर टैक्स है तो कितना बनेगा, 2 रुपया। लेकिन आप कितना कैलकुलेट कर रहे थे, 12 रुपया। आप कितना कर रहे थे, 10 रुपया। तो आप दोनों लोगों का जवाब गलत है, ठीक है। तो याद रखना जीएसटी का पैसा, जीएसटी जो होता है वो किस पे लगाया जाता है, वैल्यू एडेड, यानी जितना हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ना गुड्स में उस पर लगता है। तो 100 रुपये का सामान अगर 120 में बेचा जा रहा है तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 20 रुपये का, और इसी 20 रुपये पर टैक्स लगाया जाएगा यानी कि जीएसटी लगाया जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कह रहा इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सर इसका मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पार्ले बिस्किट कभी खाए हो? कभी तो खाए होगे बचपन से लेकर अब तक। हाँ सर मैंने खाया है। अच्छा आप में से कोई बता सकता है कि जो पार्ले की कंपनी है उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? ठीक है, तो किसी को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं उसका जो फैक्ट्री है, जो हेड ऑफिस है वो है चेन्नई में। अब मान लो आप पार्ले की बिस्किट आपको खरीदनी है, तो क्या आप चेन्नई जाते हो या आपकी डेस्टिनेशन यानी आपकी आसपास जो दुकान होती है वहाँ से खरीदते हो? हाँ सर वहीं से, जो पास में हमारे दुकान होती है वहीं से खरीदते हैं। तो उस पार्ले बिस्किट में जो भी जीएसटी का पैसा होता है वो पैसा आप कहाँ देते हो? उस शॉपकीपर पर जहाँ आपने खरीदा, या फिर आप जाते हो चेन्नई की फैक्ट्री में, यानी जहाँ पार्ले बिस्किट का जो हेड ऑफिस है, जो मेन फैक्ट्री है, वहाँ पे आप पेमेंट करने जाते हो? नहीं सर, हम तो अपनी डेस्टिनेशन के पास जाते हैं जहाँ से हमने परचेस किया। तो बिल्कुल जीएसटी जो होता है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। मतलब अल्टीमेटली आप जहाँ से सामान कंज्यूम करते हो, जहाँ पे कंज्यूम करते हो या जहाँ से आप परचेज करते हो, वहीं पे आपको क्या करना होता है, जीएसटी का पैसा देना होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। कह रहा कि पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम होता था, जीएसटी के आ जाने से डज नॉट हैव कास्केडिंग इफेक्ट। सर कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, उसने 100 रुपये का सामान बनाया, ठीक है, तो इस पर एक टैक्स लगता था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मान लो 10% लगा,
तो 10% मतलब 100 रुपया, तो कितने का हो गया 110 एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद। फिर इसको अगर मान लो अदर स्टेट में बेचा जाता है तो उस पर लगता था वैट, क्या लगता था वैट 110 पे, मान लो 10% तो 11 रुपया लग गया, तो अब कीमत कितना हो गई 121 रुपया। फिर जब इसको बेचा जाता था तो उस पर लगता था सेल्स टैक्स, तो देख रहे हो बार बार टैक्स लग रहा है, एक बार 100 रुपये पे लगा, फिर 110 पे लग गया, यानी जो 10 रुपये पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका था, 100 रुपये पे ऑलरेडी जो 10 रुपये का टैक्स लग चुका था, अब वो भी 10 रुपया ऐड करके उसमें इंक्लूड करके अब 110 पे टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि 11 बन रहा है, फिर 121 रुपये पे लग रहा है। तो ऐसे बार बार यानी टैक्स पे टैक्स, डबल टैक्सेशन वाला सिस्टम चलता था पहले, तो इसको रिमूव कर दिया, इसको बोलते थे कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जीएसटी के आ जाने से ये सारी जो प्रॉब्लम थी इसको रिमूव कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। अब एक ही बार टैक्स लगेगा, दोबारा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वरना टैक्स पे टैक्स इतना लग जाता था किसी भी एक पर्टिकुलर गुड्स पर, जिससे उसकी कीमत क्या होती थी, बहुत बढ़ जाती थी, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट कह रहा जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम। किसी भी बिजनेसमैन के लिए जो जीएसटी को कलेक्ट करता है उसके लिए वो इनकम नहीं होती। वैसे आप नॉर्मली सोचोगे कि यार जो बिजनेसमैन हमसे जीएसटी ले रहा है वो तो उसके लिए इनकम है, नहीं, वो उसके लिए इनकम नहीं है बल्कि एक लाइबिलिटी है, क्योंकि वो जो जीएसटी का पैसा है ना, मैंने बताया वो पैसा किसका होता है, सरकार का होता है। तो वो पैसा वो सरकार को सॉरी जो शॉपकीपर होता है, ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं जो आपसे जीएसटी लेते हैं, वो पैसा वो अपने पास नहीं रखते, उनको सरकार को जमा करना होता है। इसीलिए बिजनेसमैन की बिजनेस के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है। देखो हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, बिजनेस की, तो आपको हमेशा बिजनेस के नज़रिए से सोचना है। तो किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा जो जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट किया जाता है वो उसके लिए लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो पैसा उसे सरकार तक पहुँचाना होता है, भेजना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे। आइए इसके बाद समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी के आने से क्या एडवांटेजेस हुए। पहला, वन नेशन वन टैक्स। आपको पता है पहले भारत में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, लगभग 22-23 टैक्स हुआ करते थे। तो उन सारे टैक्स को, ठीक है, क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। उनको रिमूव करके एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स बनाया गया, जिनको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है जब देश में सारे टैक्स को हटा करके, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके एक टैक्स लाया गया, तो इसको बोला गया वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश एक कर, ठीक है। दूसरा, रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट, यानी जो एक ही गुड्स पर बार बार गुड्स जो टैक्स लगा करता था, जिससे गुड्स की कीमतें लगातार बढ़ जाती थी, तो वो क्या हुआ, जीएसटी के आने से वो रिमूव हो गया। अब एक गुड्स पर एक ही बार टैक्स लगता है, ठीक है। तीसरा, बेटर एंड इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट। देखो पहले जब दुनिया भर के टैक्स हुआ करते थे तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता था, तो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। दूसरी चीज़, जो बिजनेसमैन होते थे, जैसे जो फॉरेन जो हमारे देश का एफडीआई होता है, एफडीआई का मतलब समझते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी अगर कोई भी फॉरेनर हमारे देश में बिजनेस करना चाहता था तो वो नहीं, जनरली वो नहीं आना चाहता था बिजनेस करने, क्योंकि वो पता क्या सोचता था, वो सोचता था कि यार इंडिया में इतने सारे टैक्सेस हैं, अगर हम इतना सारा टैक्स ही पे कर देंगे इंडियन गवर्नमेंट को तो फिर हम कमाएंगे क्या। तो बहुत ज़्यादा जो फॉरेनर्स होते थे वो डिस्करेज होते थे इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। वो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करते ही नहीं थे। लेकिन जीएसटी के आ जाने से जब सारे टैक्स खत्म हो गए, सिर्फ एक टैक्स हुए, तो इससे क्या हुआ, हमारे देश का जो एफडीआई है वो इंक्रीज़ करने लगा, यानी जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे देश में आकर के बिजनेस लगाने लगे, ठीक है। तो एक फ़ायदा ये भी हुआ। फोर्थ पॉइंट है, कह रहा कि अपलिफ्टिंग जीडीपी। जाहिर सी बात है, जब हमारे देश की जो जनता है, ठीक है, उसको हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं उस पर हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, और जनता आसानी से दे भी रही है ना। हम भाई सुबह से शाम तक जो भी सामान परचेस कर रहे हैं उस पर जीएसटी दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो सरकार के पास एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आ रहा है। तो उस रेवेन्यू के आने से, जब सरकार के पास बहुत बड़ा रेवेन्यू आएगा तो उस रेवेन्यू को सरकार इधर उधर इन्वेस्ट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड बनवाएगी, हाईवेज बनवाएगी, ठीक है। अलग अलग जो सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे देश का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, अल्टीमेटली हमारे देश की जो जीडीपी है वो बढ़ती है, ठीक है। तो जीएसटी के आने से ये सारे बेनिफिट हुए। चलो इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ जीएसटी की, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो गाइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो अगर देखो यहाँ पे लिखा है जीएसटी इन इंडिया
इज ऑफ 4 टाइप्स, यानी हमारे इंडिया में 4 टाइप के जीएसटी होते हैं। इट इज़ लेवाइड बाय डिफरेंट अथॉरिटीज़, जो लेवाइड यानी कि जो इम्पोज किए जाते हैं, जो लगाए जाते हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज। हाँ, वो डिपेंड करता है कि जो गुड्स या सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई हो कहाँ पे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो सप्लाई होती है, गुड्स की जो सप्लाई होती है वो 2 तरीके से होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, एक होता है आपका इंटर स्टेट सप्लाई और एक होता है आपका एक होता है हाँ इंटर स्टेट सप्लाई और एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, ये हाँ ठीक है, एक इंटर स्टेट सप्लाई होता है और एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। ठीक है, इसको समझो कैसे। जैसे मान लो एक शॉप है, यहाँ पे देखो एक शॉप है और ये शॉप कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये शॉपकीपर क्या करता है, गोपाल नाम के एक कस्टमर को गुड्स की सेल करता है। और ये गोपाल कहाँ पे रहता है, एक दूसरे स्टेट में, जो कि तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है भाई, यूपी से अलग है, यूपी एक अलग स्टेट है, तमिलनाडु एक अलग स्टेट है। तो इस शॉपकीपर ने क्या किया, गोपाल को गुड्स की सेल की, है ना, जो कि कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु, मतलब डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। या फिर मान लो इस शॉपकीपर ने क्या किया, वेनकांत नाम का एक कस्टमर है जो पंजाब में रहता है, ये भी एक अलग स्टेट है, वहाँ पे इसने सेल किया। ठीक है, तो जब हम डिफरेंट स्टेट के थ्रू क्या करते हैं, गुड्स की या फिर सर्विसेज को सेलिंग करते हैं, ठीक है, डीलिंग करते हैं, तो उसे बोला जाता है इंटर स्टेट सेल या इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है। फिर से सुनो, अगर हम डिफरेंट स्टेट के बीच में, 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई या फिर इंटर स्टेट सेल बोलते हैं। समझ रहे हो? चलो, इसके बाद एक होता है आपका इंट्रा स्टेट सेल या फिर इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई भी इसको बोलते हैं। जैसे मान लो एक शॉप है जो यूपी में है और इसने क्या किया, जॉन सीना जो कि यूपी में ही रहते हैं उनको सेल किया, गुड्स की सेल की या फिर सर्विसेज की सेल की। और एक इंसान है लियोनेल मेसी, ठीक है, जो कहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं, इनको भी गुड्स या सर्विसेज सेल किए गए। ठीक है, तो ये देख रहे हो सेम स्टेट में क्या हो रहा है, गुड्स या सर्विसेज की जो है वो डीलिंग हो रही है, यानी कि सप्लाई हो रही है। तो अगर हम विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी बिजनेसमैन विद इन स्टेट गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हुई, एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई और एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जब हम 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई करें, और इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जब हम, यानी कि जो बिजनेसमैन होता है वो विद इन स्टेट यानी सेम स्टेट के बीच में सप्लाई करता है, तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब आओ हम आपको डायग्राम यहाँ पे जो दिया था वो समझाते हैं। यहाँ पर ठीक है, तो देखो जो जीएसटी होता है, अगर जीएसटी के हम टाइप की बात करें तो एक होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एक होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी यानी एक होता है इसको बोलते हैं यहाँ आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, और एक होता है यूटीजीएसटी जिसको यूनियन टेरिटरी जीएसटी बोला जाता है। ठीक है, कब कब ये लगता है और कौन कलेक्ट करता है ये सुनो। अगर हम सीजीएसटी की बात करें यानी सेंट्रल जीएसटी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखना जो सीजीएसटी होता है वो कौन कलेक्ट करता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है। और नीचे लिखा हुआ यहाँ पे देखो, कह रहा है लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज इन, यानी जो सीजीएसटी होता है वो कब लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, अभी तो मैंने आपको समझाया। यहाँ पे देखो इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा ना, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जब हम विद इन स्टेट सप्लाई करें, यानी सेम स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करें, तो उस पर जो लगने वाला टैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सीजीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज, सीजीएसटी बोलते हैं। ठीक है, सीजीएसटी बोलते हैं। और सीजीएसटी का जो पैसा होता है वो कौन कलेक्ट करता है, तो वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है, समझ में आ गया। आइए सेकंड देखते हैं, एसजीएसटी यानी जिसको हम स्टेट जीएसटी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इससे कौन कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अगर हम मान लो यूपी में हैं तो यूपी में किसकी गवर्नमेंट है, योगी सरकार की। ठीक है, तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट कौन है, योगी सरकार। तो जो भी जीएसटी का पैसा होगा वो कौन कलेक्ट करेगा, योगी सरकार कलेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई
लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज, यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है विद इन स्टेट सप्लाई, यानी जब सेम स्टेट सप्लाई, सेम स्टेट में हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर लगने वाला जो टैक्स होगा उसे क्या बोलेंगे, SGST, ठीक है। और इसका पैसा किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। यानी ऐसे समझो, जैसे मान लो किसी बिजनेसमैन ने यूपी का सामान यूपी में बेचा, किसी बिजनेसमैन ने यूपी का सामान यूपी में बेचा और उस पर 18% का टैक्स लगा, ठीक है। कितना लगा, 18% का टैक्स लगा। तो 9% टैक्स कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 9% का टैक्स कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। यानी दोनों जो गवर्नमेंट होती हैं वो हाफ हाफ उसका पेमेंट लेती हैं। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहा हूँ। चलो, एक होता है थर्ड IGST। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। ये कौन कलेक्ट करता है, तो याद रखना, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो IGST का पैसा हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। लगाया किस पे जाता है, तो यहाँ लिखा लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज, यानी जब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाती है। जैसे मान लो यूपी से सामान दिल्ली में बेचा गया या यूपी का सामान तमिलनाडु बेचा गया, तो ये दो डिफरेंट स्टेट हैं। तो इस पर जो GST होगा वो कौन कलेक्ट करेगा, कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस GST का नाम क्या होगा, IGST, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। बात समझ रहे हो? चलो, इसके बाद फोर्थ होता है UTGST, यूनियन टेरेटरी GST। कौन कलेक्ट करेगा, यहाँ लिखा है कलेक्टेड बाय यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज इन UT। यानी अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई की जा रही है, इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट, यानी कि यहाँ अब यूनियन टेरेटरी की बात हो रही है, तो विद इन यूनिटेरेटरी जो होती है, यूनियन टेरेटरी जो होती है उसके बीच में अगर सप्लाई होती है। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे यूनियन टेरेटरी का मतलब क्या होता है। देखो, हमारे देश में टोटल 8 यूनियन टेरेटरी हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा ना यूनियन टेरेटरी, जिसको शॉर्ट में UT कहते हैं। अब इसमें भी दो तरीका है, एक होता है, एक UT होता है विथ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जिस पे कोई भी स्टेट क्या करती है, रूल करती है, सरकार होती है वहाँ पर। और एक होता UT विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, यानी वो UT जहाँ पे कोई भी सरकार नहीं है, यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे रूल नहीं करती। तो देखो, जो 8 हैं उन 8 में से एक दिल्ली हो गया, पौंडुचेरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। इन तीनों जगहों पर क्या है, सरकार है, स्टेट की गवर्नमेंट है, ठीक है। यानी वहाँ पे कोई ना कोई स्टेट क्या कर रही है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे रूल कर रही है। और बाकी रिमेनिंग जो 5 हैं, अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया या फिर लद्दाख हो गया। ये 5 UT ऐसे हैं जहाँ पे कोई सरकार नहीं है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रूल नहीं करती। मतलब यहाँ पर पता है किसका रोल होता है, प्रेसिडेंट का होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं उनका यहाँ पर रोल होता है, वो यहाँ पर शासन करते हैं, ठीक है। तो सुनो, अगर दो UT के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई, है ना, विद इन स्टेट सप्लाई बोलेंगे। तो इससे जो GST का पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, उससे जो पैसा आता है उसको बोलते हैं, एक सेकेंड, उसको बोलते हैं UTGST, यानी यूनियन टेरेटरी GST, ठीक है। कौन कलेक्ट करेगा, यहाँ पे लिखा है कलेक्टेड बाय यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उस UT को जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, जिसकी सरकार है, वो उस पैसे को कलेक्ट करती है। लगाया कब जाएगा, लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब विद इन स्टेट का मतलब विद इन टेरेटरी, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज इन UT। यानी अगर दो सेम या दो टेरेटरी के बीच में, दो UT के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, तो उस पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाएगा, UTGST कहलाएगा। कलेक्ट कौन करेगा, तो कलेक्ट वही करेगा जो उस यूनियन टेरेटरी को क्या कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, रूल कर रहा हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनो ध्यान से, विद इन स्टेट जो सप्लाई होती है, विद इन स्टेट का मतलब जब हम सेम स्टेट में सप्लाई करते हैं तो उस पर जो भी GST लगता है, उस GST का पैसा
उस जीएसटी के पैसे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और एसजीएसटी का मतलब होता है जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। फिर से समझो मैंने क्या बोला। अगर हम विद इन स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब सेम स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उस पर जो भी जीएसटी का पैसा होगा वो दो टाइप में बटेगा, एक सीजीएसटी यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और एक एसजीएसटी यानी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है। और बिटवीन दो डिफरेंट स्टेट के बीच में अगर सप्लाई हो रही है तो उसका पैसा कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और जीएसटी मतलब जो जीएसटी होगा, जो टैक्स होगा, उस टैक्स का नाम क्या दिया जाएगा? आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। बाद में वो मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको देती है, कितना देती है, कैसे देती है, वो हमारे कोर्स से बाहर है। ठीक है। तो हमें बस इतना समझना है कि विद इन स्टेट अगर सप्लाई हो रही है तो दो तरह का टैक्स होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर डिफरेंट स्टेट में सप्लाई होगी तो सिर्फ एक टैक्स लगेगा जिसको बोलते हैं आईजीएसटी। समझ में आ रहा? हाँ सर समझ में आ रहा। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे लिखा पहला, विद इन स्टेट या जिसको इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो लखनऊ से कोई सामान कानपुर में बेचा गया, तो लखनऊ और कानपुर दोनों किस स्टेट में आते हैं? सर उत्तर प्रदेश में आते हैं। ठीक है। दोनों किस में आते हैं? उत्तर प्रदेश में आते हैं। यहाँ देखो लिखा है सप्लाई इन लखनऊ, कस्टमर इन लखनऊ, यानी कोई लखनऊ का कस्टमर है, उसको जो कानपुर का कोई कस्टमर है, लखनऊ के सप्लायर ने क्या किया? उसको गुड्स से सप्लाई किया। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ठीक है। बोथ कलेक्टेड इन द सेम स्टेट। दोनों कहाँ कलेक्ट होगा? सेम स्टेट में। लेकिन आधा कौन लेगा? 50%, आधा आधा होता, 50-50%। 50% सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा। ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। चलो इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड, बिटवीन स्टेट यानी जिसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। एग्जाम्पल दिल्ली टू मुंबई। ठीक है। ये दोनों डिफरेंट स्टेट हैं भाई। दिल्ली अपने आप में एक अलग स्टेट है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र एक अलग स्टेट है। सप्लाई इन दिल्ली। ठीक है। कस्टमर इन मुंबई, यानी कोई मुंबई का कस्टमर है और दिल्ली का सप्लायर है। दिल्ली के सप्लायर ने क्या किया? मुंबई के कस्टमर को सप्लाई किया। ठीक है। तो अब इस पर जो जीएसटी लगेगा उसको बोलेंगे आईजीएसटी। और कलेक्ट कौन करेगा? कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका पूरा का पूरा पैसा कौन कलेक्ट करेगा? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो वेरी सिंपल है गाइस। आपको क्या ध्यान देना है कि सप्लाई कैसे हो रही है, विद इन स्टेट हो रही है या डिफरेंट स्टेट में हो रही है, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई है या फिर इंटर स्टेट सप्लाई है। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो दो टैक्स होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई है तो सिर्फ एक टैक्स होगा, आईजीएसटी, जो कौन कलेक्ट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल यूनियन टेरिटरी। जैसे एग्जांपल चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। सप्लाईज इन चंडीगढ़ जो कि एक यूटी है, और कस्टमर इन चंडीगढ़ जो कि एक यूटी है। यानी सेम यूटी में, विद इन यूटी में क्या हो रहा है? गुड्स की सप्लाई हो रही है। तो अगर विद इन यानी कि सेम यूटी में सप्लाई हो रही है तो उस पर भी सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है। सीजीएसटी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस यूटी जीएसटी बाई यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सीजीएसटी होगा वो पैसा कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी। और जो यूटी जीएसटी का पैसा होगा वो कौन लेगा? जो वहाँ यानी उस यूटी पर जिसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जिसकी पावर होगी, जो कंट्रोल कर रहा होगा। बात समझ रहे हो? यानी कि यूटी जीएसटी में भी क्या होगा? दो तरह के टैक्स होंगे, एक को बोलेंगे सीजीएसटी, एक को बोलेंगे यूटी जीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार लेगी, यूटी जीएसटी वो सरकार लेगी जो उस पर्टिकुलर यूटी पर क्या कर रही हो? कंट्रोल कर रही हो, नियंत्रण कर रही हो, उसका पावर हो, रूल कर रही होगी। ठीक है। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। चलो इसके बाद इसका कंपेरिजन देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा कुछ पॉइंट के बेसिस पर। पहले फुल फॉर्म। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये तो फुल फॉर्म हो गया। लेवाइड बाई मतलब कौन लगा सकता है? तो देखो जो सीजीएसटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एसजीएसटी लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, आईजीएसटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर होती है, और यूटीजीएसटी लगाने की पावर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन यानी उस यूटी में जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट उस पर रूल कर रही है, जो कंट्रोल कर रही है, वही उसको लगा सकती है। ठीक है। ऑन सप्लाई ऑफ, देखो
CGST कब लगता है? इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन स्टेट सप्लाई पर। और SGST कब लगता है? तो ये भी इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट सप्लाई पर लगता है। IGST कब लगेगा? जब इंटर स्टेट यानी बिटवीन स्टेट, दो स्टेट के बीच में यानी दो डिफरेंट स्टेट के बीच में अगर सप्लाई हो रही है तो IGST लगेगा। GST कब लगेगा? इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन UT, यानी जब दो सेम UT के बीच में क्या हो रहा हो? सप्लाई हो रही है। याद रखना, जब दो सेम UT के बीच में, डिफरेंट UT नहीं, जब दो सेम UT के बीच में, मतलब एक ही UT के बीच में सप्लाई हो रहा है। जैसे चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ क्या एक UT है, तो अगर चंडीगढ़ से सप्लाई चंडीगढ़ में ही हो रही है तो उस पर क्या लगेगा? UT GST लगेगा। बात समझ रहे हो? कलेक्टेड बाई, किस टैक्स को कौन कलेक्ट करेगा? तो देखो, CGST हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, SGST स्टेट गवर्नमेंट, IGST हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट, UT GST यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल CGST कब लगेगा? सेल इन उत्तर प्रदेश, यानी अगर जैसे मान लो लखनऊ टू कानपुर, तो लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में है, कानपुर में भी उत्तर प्रदेश में है, यानी अगर विद इन स्टेट सप्लाई हो रही है तो CGST लगेगा। SGST भी सेल इन उत्तर प्रदेश, यानी विद इन स्टेट अगर सप्लाई हो रही है लखनऊ टू कानपुर, तो कौन सा टैक्स लगेगा? SGST। यानी CGST और SGST जो लगता है वो विद इन स्टेट सप्लाई पर लगता है, लेकिन जो IGST होता है ये सेल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, यानी जब डिफरेंट स्टेट में सप्लाई होती है, जैसे कि दिल्ली टू मुंबई, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार का टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं IGST, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। UT GST सेल इन चंडीगढ़, जैसे चंडीगढ़ एक UT है, चंडीगढ़ का कोई सामान चंडीगढ़ में ही बेचा गया तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो UT GST कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद नीचे कुछ की पॉइंट लिखा हुआ है, देखो कह रहा कि विद इन द स्टेट, अगर विद इन द स्टेट मतलब सेम स्टेट में अगर सप्लाई हो रही है तो दो प्रकार का टैक्स होगा, CGST प्लस SGST। बिटवीन स्टेट अगर होगा तो एक ही प्रकार का टैक्स होगा, IGST। अगर किसी भी UT के बीच में टैक्स लगना है तो उसमें दो तरह का टैक्स होगा, CGST प्लस UT GST। ठीक है, और जो GST होता है ये वन नेशन वन टैक्स कहलाता है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपका ये जो GST का कॉन्सेप्ट है पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। यानी GST से रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यानी आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा गाइस? तो आज की इस वीडियो में आपने सीखा टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स हमें क्यों पे करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद टैक्स में जो दो प्रकार के टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो आपने समझा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो आपने समझा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझा, बेसिस पर कंपैरिजन के बेसिस पर आपने समझा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंट क्या होता है। फिर आपको हमने समझाया GST का मतलब क्या होता है, फिर हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST का मतलब समझाया, फिर हमने आपको एडवांटेजेस ऑफ GST का मतलब समझाया। इसके बाद टाइप्स ऑफ GST इन इंडिया, यानी जो 4 टाइप्स के GST होते हैं इंडिया में वो कब लगते हैं, क्यों लगते हैं, किस GST का पैसा कौन सी सरकार कलेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें आपने समझा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के बारे में आपने समझा। तो आई होप आपको मैंने GST से रिलेटेड जितनी भी थ्योरेटिकल बातें थी वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, यानी GST से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री बनती है वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस अगर एक बार में ये वीडियो आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। मैंने आपको अपना पूरा 100% दिया है इस कॉन्टेंट को बनाने में। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की है, तो आप इस वीडियो पर मुझे उम्मीद है बहुत प्यार देंगे। ठीक है, प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में, इस कंटेंट को बनाने में, इस वीडियोस को बनाने में मुझे बहुत एफर्ट लगानी पड़ी, और ये सब मैं बच्चों आपके लिए ही कर रहा हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिएगा। सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, डजेंट मैटर कि वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, साइंस का है, ह्यूमैनिटीज़ का है। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबको आप ये वीडियोस अपने ग्रुप में, जो भी ग्रुप आपके पास है उसमें शेयर करिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ वो न्यूमेरिकल आपको तभी समझ में आएंगे, मतलब GST से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है वो आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये वीडियो, इस वीडियो में जो मैंने समझाया अगर आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई, तो हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा।
ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन अब जो वीडियो बनाऊंगा वो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इतनी लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि थोड़ा सा वीडियोस थोड़ा सा तो इस जीएसटी की जो थ्योरी है एक वीडियो में बनाऊं, फिर दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में बनाऊं। मैं चाहता था एक ही वीडियो में सारी थ्योरी आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।